डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वाइब्रेशन और रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। और आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ द बोन ओपन हेमर अप्रोक्सीमेशन। तो लास्ट वीडियो में जब हमने देखा था वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहां पर ये बात एज्यूम की थी कि जब वाइब्रेशन और रोटेशनल एनर्जी में क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो ये दोनों फिनोमिनन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। और वो हमने बोर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पर ये बात बोली थी। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ द बोर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन। तो देखेंगे कि इसमें ब्रेक डाउन जो हो रहा है, यानी ये जो टूट रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये एजम्पशन जो हमने किया था, ये कैसे टूट रहा है। ठीक है। तो while discussing vibration rotation spectra of molecules, we have assumed that vibration and rotation can proceed quite independently of each other। तो वही मैंने आपको बताया कि जब हमने लास्ट वीडियो में ये मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा डिस्कस किया था, तो हमने ये एज्यूम किया था कि वाइब्रेशन और रोटेशन जो होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसीलिए जब हमने टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल देखी थी, तो वहां पर हमने वाइब्रेशन एनर्जी के लिए अलग से एक अ, मतलब एक फॉर्मूला देखा था, और ऐसे ही हमने रोटेशनल एनर्जी के लिए भी एक अलग से फॉर्मूला देखा था। बट व्हेन देयर इज सब्सटेंशियल इंटरेक्शन ऑफ रोटेशन विद वाइब्रेशन, लेकिन जब रोटेशन और वाइब्रेशन के बीच में इंटरेक्शन होता है, द बोन ओपन हीमर अप्रोक्सीमेशन इज सेट टू ब्रेक डाउन। तो हम वहां पर ये कह सकते हैं कि जो बोन ओपन हीमर अप्रोक्सीमेशन था, ये टूट जाएगा, यानी ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां बोन ओपन हीमर अप्रोक्सीमेशन में हमने एज्यूम ही ये किया था कि ये दोनों फिनोमिनन वाइब्रेशन और रोटेशन, इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, तो इसका मतलब बोन ओपन हीमर अप्रोक्सीमेशन ब्रेक डाउन होता है। अब हम क्या करेंगे, तो वी हैव टू नाउ इवेलुएट द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरेक्शन। तो जो ये इंटरेक्शन है दोनों के बीच में, रोटेशन और वाइब्रेशन के बीच में, इसका नेचर और इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे। ठीक है। तो अ मॉलिक्यूल वाइब्रेट सम 10 to the power 3 times ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ सिंगल रोटेशन। तो जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है, तो एक सिंगल रोटेशन में वो करीब 10 to the power 3 टाइम्स वाइब्रेट करता है। अब सोचिए कि एक सिंगल रोटेशन करते समय वो कितना ज्यादा वाइब्रेट करता है, इसका मतलब उसमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो सो इट इज एविडेंट दैट द बॉन्ड लेंथ and hence the moment of inertia I and rotational constant B also changes continually ड्यूरिंग द रोटेशन। तो इससे क्या होगा, देखो अगर रोटेशन के समय वाइब्रेशन भी हो रही हो मॉलिक्यूल में, तो एक तो ना मैंने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में बताया था, बीएससी फोर्थ सेम में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी समझाई हुई है, या जिसको हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। तो बेटा पहले ना आपको वो वीडियो जरूर देखने पड़ेंगे। और माइक्रोवेव तो आपके सिलेबस में है भी, तो वहां से भी आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपने रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, तब तब आपको लास्ट वीडियो भी समझ में आएगा और ये वाला वीडियो भी समझ में आएगा। ठीक है। तो पहले आप रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को जरूर देखिएगा। तो हाँ, बात ये हो रही थी तो हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना एक टर्म यूज की थी, रिजिड रोटर। ठीक है। रिजिड रोटर हमारा जो होता है एक क्या होता है रिजिड रोटर, जैसे कि अगर एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया, ये दो एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है, और सपोज इसमें रोटेशन हो रही है, तो हम इसमें ये मानते हैं कि रोटेशन के दौरान इसकी बॉन्ड लेंथ में ना कहीं कोई चेंज नहीं होगा, यानी कोई वाइब्रेशन नहीं होती है। तो ये एक रिजिड बॉन्ड माना जाता है। इस बॉन्ड को हम बोलेंगे कि ये रिजिड बॉन्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो जब ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा इस तरीके से, तो इसकी बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, तो यानी यहाँ पर कोई वाइब्रेशन नहीं होगी। तो ये तो होता है रिजिड रोटर का केस। तो ये तो हमारा एक आइडियल केस है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो जो रियल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्चुअल में नॉन रिजिड रोटर होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि जब भी मॉलिक्यूल हमारा रोटेट करेगा तो उसमें वाइब्रेशन होंगी ही होंगी, और जब वाइब्रेशन होंगी तो इसका मतलब रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों फिनोमिनन एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये बॉर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि जब मॉलिक्यूल का सिंगल रोटेशन होता है तो उसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है। तो इससे क्या होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, क्योंकि वाइब्रेशन अगर हो रही है, और वाइब्रेशन का क्या मतलब होता है, वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं ये वाली बॉन्ड लेंथ यहाँ पर जो मैंने शो की हुई है, सपोज इसको मैं आर इक्विलिब्रियम बोल दूं, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पर बॉन्ड लेंथ हो गई। ठीक है।
तो क्या होगा, अगर वाइब्रेशन हो रही है और वाइब्रेशन में क्या होता है, स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन, तो ये बॉन्ड जो है, जो मॉलिक्यूल हम पहले यहाँ ऐसे दिखा रहे थे ना, ये वाला जो मॉलिक्यूल हमने दिखाया यहाँ पर, या मैं इसको दोबारा बना देती हूँ। देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जब ये वाइब्रेशन हो रही होंगी, रोटेशन भी कर रहा है और साथ में वाइब्रेशन भी हो रही है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड जो है स्ट्रेच होगा। और जब ये बॉन्ड स्ट्रेच होगा तो कुछ सिचुएशन हो जाएगी ऐसी, ठीक है। और थोड़ी देर बाद ये बॉन्ड कंप्रेस भी होगा। तो फिर बॉन्ड अगर कंप्रेस हुआ यानी छोटा हो जाएगा, इस तरह से अगर, तो ये बार बार सिचुएशन, ये बॉन्ड स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन जो है लगातार चलता रहता है इसमें। तो रोटेशन भी होती रहती है और ये वाइब्रेशन भी होती रहती है, इसी को हम वाइब्रेशन बोलते हैं। तो देखो वाइब्रेशन के दौरान क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर बॉन्ड लेंथ हमारी चेंज होगी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी मैंने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये होता है I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। म्यू क्या है यहाँ पर, रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास ही मैंने बताया हुआ फॉर्मूला m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। तो दोनों मॉलिक्यूल जो एटम्स हमने लिए हुए उनका मास हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये जो आर क्या है, ये है आर बॉन्ड लेंथ। अब देखिए अगर आर हमारी, भाई रिड्यूस मास में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, मास तो उसका वैसा ही रहेगा, दोनों एटम्स का मास में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आर चेंज हो रहा है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि आई, म्यू हमारा फिर कांस्टेंट हम मान लेते हैं। तो आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर आर चेंज हुई, यानी बॉन्ड लेंथ अगर चेंज हुई, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा तो फिर हमारा रोटेशनल कांस्टेंट को भी हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस किया हुआ है। इसकी वैल्यू होती है P इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई और सी, ठीक है। तो यहाँ पर आई यहाँ पर आया, ठीक है। तो अगर बॉन्ड लेंथ चेंज हुई तो हमारा आई चेंज हुआ, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल कांस्टेंट में हमारा जो रोटेशन कांस्टेंट कह रही हूँ, हाँ रोटेशन कांस्टेंट बी और आई में हमारा जो होता है ये रिलेशन होता है। तो अगर आई चेंज होगा तो फिर बी भी चेंज होगा, ठीक है। तो वही चीज इसमें यहाँ बताई हुई है कि जब सिंगल रोटेशन होती है, मतलब जब भी रोटेशन होती है तो वाइब्रेशन भी होती है मॉलिक्यूल में। और अगर वाइब्रेशन होगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, रोटेशनल कांस्टेंट चेंज होगा, ठीक है। और इफ द वाइब्रेशन इज सिंपल हार्मोनिक, द मीन बॉन्ड लेंथ विल बी द सेम एज द इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ एंड इट विल नॉट वेरी विद वाइब्रेशनल एनर्जी। अब देखो इस चीज का क्या मतलब है, कि अगर हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वैसे मैं आजकल एमएससी फर्स्ट सेम में भी समझा रही हूँ, तो चाहे तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। मैं सिंपल सी बात बता रही हूँ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या हो रहा है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका पेंडुलम होता है, ठीक है। तो ये जैसे घड़ी का पेंडुलम, तो घड़ी का पेंडुलम एक बार यहाँ जाता है, ठीक है, ये फिर वापस आएगा अपनी मीन पोजीशन पर, ये इसकी मीन पोजीशन होती है, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद फिर ये यहाँ चला जाएगा। तो ये जो इस तरह से ये जो मूवमेंट होता रहता है ना, इसको हम ऑसिलेशन बोल देते हैं। और इस तरह का पेंडुलम जो होता है उसको हम हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑसिलेटर बोल रहे हैं। और हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये हम बात बता रहे हैं कि वाइब्रेशन तो यहाँ हो ही रही है। तो वाइब्रेशन के दौरान इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, वो ये कह सकते हैं कि जो इसमें कंप्रेशन और जो एक्सटेंशन होगा वो इक्वल होता है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो भी हमने बॉन्ड का कंप्रेशन दिखाया, पहले बॉन्ड छोटा हुआ और बॉन्ड का जो स्ट्रेचिंग दिखाई यानी एक्सटेंशन दिखाया, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन और कंप्रेशन है ये इक्वल होता है, तो ये इक्वली होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि जो इसकी एवरेज बॉन्ड लेंथ होती है ना, जिसको हम एवरेज बॉन्ड मतलब मीन बॉन्ड लेंथ जिसको हम बोल रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ की इक्वल होती है। देखो इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ क्या होगी, जो एक्चुअल में उसकी बॉन्ड लेंथ है, मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है उस समय जो भी इसको हम बोलते हैं आर इक्विलिब्रियम से हम शो करते हैं कि वो इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ है। ये मीन बॉन्ड लेंथ से क्या मतलब है, मीन बॉन्ड लेंथ या एवरेज बॉन्ड लेंथ का क्या मतलब हुआ, वो ये होता है कि जब वाइब्रेशन होता है इसमें, तो वाइब्रेशन के दौरान जैसे मैंने आपको बताया कंप्रेशन भी होगा और वहां पर स्ट्रेचिंग भी होगी। तो बार बार कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग जो होती रहती है, तो हम क्या करते हैं कि बॉन्ड लंबा भी होगा, बॉन्ड छोटा भी होगा अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू से। तो जो भी यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू होगी उससे बॉन्ड छोटा और उससे बॉन्ड बड़ा होता लगातार रहेगा। तो हम क्या करते हैं, उसकी एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। तो वो एवरेज वैल्यू है, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं, तो उसको हम आर ए बी एवरेज से दिखा ले रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक के केस में क्योंकि ये स्ट्रेचिंग और इसका जो कंप्रेशन है बॉन्ड का वो इक्वल होता है, तो वहां पर आर एवरेज यानी एवरेज बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ की इक्वल होती है।
और वो क्या करती है, जैसे जैसे वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी तो वो उसके साथ वैरी नहीं करेगी। अगर वाइब्रेशन एनर्जी में चेंज हो रहा है तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये चेंज नहीं हो रही है, मतलब आप ये समझ सकते हैं, उस हिसाब से चेंज नहीं हो रही है, वाइब्रेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है। एक बार तो हम ये देख लेते हैं कि ये आर एवरेज आर इक्विलिब्रियम के इक्वल कैसे होती है। देखो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको लें, तो इस एग्जाम्पल को मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ एक बार। देखो अगर हमारे पास अ, चलो ये ले ले देखो, हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमने अपना एक मॉलिक्यूल ले लिया। मॉलिक्यूल की एक बॉन्ड लेंथ, एक फिक्स बॉन्ड बॉन्ड लेंथ होगी जिसको हम आर इक्विलिब्रियम से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हमने उसको मान लिया कि वो 0.10 nm है, ठीक है, 0 पॉइंट है बेटा ये बीच में, ठीक है, सपोज वो ये है, ठीक। अब क्या हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेच भी हो रहा है और बॉन्ड कंप्रेस भी हो रहा है क्योंकि वाइब्रेशन भी हो रही है उसमें। तो क्या हो रहा है, जिस समय बॉन्ड स्ट्रेच होगा इसका मतलब बॉन्ड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर बॉन्ड थोड़ा सा लंबा हुआ तो उसकी एक वैल्यू क्या निकली, सपोज वो 0.11 nm हो गया, ठीक है। और बॉन्ड अगर छोटा हुआ तो सपोज बॉन्ड 0.9 nm हो गई उसकी बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। यानी ये तो कंप्रेशन के दौरान हो जाएगी बॉन्ड लेंथ और ये स्ट्रेचिंग के दौरान हो जाएगी, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एक एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, बार बार बॉन्ड लंबा छोटा हो रहा है तो हम उसका एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे। और एवरेज वैल्यू क्या निकलेगी, 0.09। जैसे नॉर्मली हम एवरेज निकालते हैं 0.2, तो इसका आंसर भी अगर आप देखेंगे तो 0.10 ही आएगा। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि ये आर एवरेज निकली। तो यहाँ आर एवरेज और आर इक्विलिब्रियम दोनों के दोनों जो है वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो यही बात इसमें बोली जा रही है कि सिंपल हार्मोनिक के केस में कि दोनों के बीच में जो है बॉन्ड लेंथ जो आर इक्विलिब्रियम है और आर एवरेज है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। और जो बी होता है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, ठीक है। कैसे, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, बी इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। और आई की जगह मैं आई ना रखकर अगर मैं म्यू आर स्क्वायर रख दूं तो यहाँ पर क्या, एच भी एक कांस्टेंट है, पाई अपने आप में कांस्टेंट हो गया, म्यू कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट हो गई, तो फिर क्या होगा, बी इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा वन अपॉन मतलब आर स्क्वायर के, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि आर एवरेज और आर इक्वल इक्विलिब्रियम वो दोनों सेम है, लेकिन जो वन अपॉन आर एवरेज का स्क्वायर और वन अपॉन आर इक्विलिब्रियम का स्क्वायर वो दोनों जो है वो डिफरेंट होते हैं। अब वो डिफरेंट कैसे होते हैं वो भी आप देख सकते हो। देखो वन अपॉन अगर आर इक्विलिब्रियम का स्क्वायर करेंगे हम, इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ क्या थी 0.10, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/0.01 समझ लीजिए, और आंसर हो जाएगा आपका 100 nm, ठीक है, 100 नैनोमीटर हो गया ये, ठीक। अच्छा, अब अगर हम करेंगे आर एवरेज का स्क्वायर, ठीक, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा 0.09 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1/0.11 का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और फिर डिवीजन करेंगे, फिर इसका मीन ले लेंगे। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 103.05 nm। बेटा ये सब कुछ ना मैंने बैनविल से लिया हुआ है, बुक है बैनविल, तो उसमें देख लीजिएगा, ये पूरा टॉपिक ही मैंने बैनविल से लिया हुआ है। तो वहां पर भी ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करके समझाया हुआ है। तो यही चीज उसमें समझाई हुई है कि जब हम इनका स्क्वायर मतलब इन दोनों वैल्यूज का रेसिप्रोकल करके स्क्वायर करते हैं ना, या आर एवरेज का स्क्वायर वन अपॉन आर एवरेज का स्क्वायर वन अपॉन आर इक्विलिब्रियम के स्क्वायर के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी लैंग्वेज में क्या लिखा है। तो ये तो हमने अभी मैंने आपको समझा ही दिया कि हमारी जो सिंपल हार्मोनिक का केस था वहां पर हम क्या कर रहे हैं कि मीन बॉन्ड लेंथ जो है विल बी द सेम एज द इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ। जैसे मैंने आपको बताया मीन से मतलब वही है एवरेज वैल्यू से, ठीक है, एंड इट विल नॉट वेरी विद द वाइब्रेशनल एनर्जी। हाउएवर द रोटेशनल कांस्टेंट बी डिपेंड्स ऑन वन अपॉन आर स्क्वायर, वो मैंने आपको बता दिया, एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी इज नॉट द सेम as 1 upon r equilibrium square, where r equilibrium is the equilibrium length, ठीक है। तो further an increase in the vibrational energy is accompanied by increase in the vibrational amplitude। क्या होगा, वाइब्रेशन एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज करती है तो भाई वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज करता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, हेंस द वैल्यू ऑफ बी विल डिपेंड ऑन द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। तो इससे क्या होगा कि बी जब वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी
तो हमारी जो आर की वैल्यू है नहीं, उसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। और आर की वैल्यू में चेंज आएगा, उससे क्या होगा, वो बी की वैल्यू में भी चेंज आएगा, ठीक है। और वही बी की वैल्यू हम यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि आर जो है वो वी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वाइब्रेशन एनर्जी जैसे जैसे बढ़ रही है, तो आर अगर स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा हो रही है या कंप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आर में तो चेंज आ ही रहा है। तो जैसे जैसे वाइब्रेशन वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं, तो आर भी चेंज होता है। और जब आर चेंज होता है तो बी भी चेंज होता है। तो जब बी आर पर डिपेंड कर रहा है और आर बी पर डिपेंड कर रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि बी भी जो है वो वी पर डिपेंड कर रहा है। तो वही चीज यहाँ लिखिए, हेंस द वैल्यू ऑफ बी विल डिपेंड ऑन द वाइब्रेशन क्वांटम नंबर वी। वी यहाँ पर क्या है, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर। ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ भी है आपको। तो ये तो था सिंपल हार्मोनिक का केस। लेकिन इन द केस ऑफ एनहार्मोनिक वाइब्रेशन, एनहार्मोनिक वाइब्रेशन में क्या होता है, वहां पर क्या होता है, रियल बॉन्ड जो होते हैं। एनहार्मोनिक वाइब्रेशन मतलब रियल रियल मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक जो होता है वही हमारा आइडियल केस होता है, ठीक है। ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है कि बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज ही ना आए, लेकिन एनहार्मोनिक वाइब्रेशन हमें एक्चुअल मॉलिक्यूल के बारे में बताते हैं, जहां पर ये हम मान के ही चलते हैं कि वहां पर क्या होगा, रियल बॉन्ड्स में ना स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा होती है और कंप्रेशन बहुत कम होता है। तो ऐसा वहां पर ना कंप्रेशन और एक्सटेंशन जैसा कि सिंपल हार्मोनिक में इक्वल मान के चल रहे थे, यहाँ पर वो इक्वली नहीं होता है, ठीक है। तो सिचुएशन इज रादर मोर कॉम्प्लेक्स। नाउ एन इंक्रीज इन द वाइब्रेशन एनर्जी विल लीड टू एन इंक्रीज इन द एवरेज बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर क्या होगा, वाइब्रेशन एनर्जी में जितना ज्यादा इंक्रीज होगी, उससे एवरेज बॉन्ड लेंथ भी हमारी बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। और जब एवरेज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, तो रोटेशन कांस्टेंट भी हमारा उससे वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ने के साथ साथ और ज्यादा इंक्रीज करेगा, मतलब डिक्रीज करेगा वो तो, क्योंकि आर के स्क्वायर के बिल्कुल अपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो डिक्रीज करेगा, मतलब वेरी कर रहा है उतनी ही तेजी से जितना तेजी से वो एवरेज बॉन्ड लेंथ वेरी कर रही है विद द वाइब्रेशन एनर्जी चेंज, ठीक है। अच्छा, फिर अब इन सब का कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आया, इन सब चीजों से हो क्या रहा है। तो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल दिस is that there may be an effective coupling between rotation and vibration। इससे ये हो रहा है कि रोटेशन और वाइब्रेशन, हम ये नहीं मान सकते कि वो अलग अलग फिनोमिनन है और वो एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। वो तो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। क्यों डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि जब बी और आर एक बी और आर बी प्रपोर्शनल टू 1/r² हो रहा है, और ये आर जो है वी पर डिपेंड कर रहा है। और वी क्या है, हमारा वाइब्रेशन क्वांटम नंबर, और वाइब्रेशन क्वांटम नंबर हमारा वाइब्रेशन से ही तो आया है। तो जब आर हमारा वी पर डिपेंड कर रहा है और बी भी हमारा आर पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये बी जो है बी पर डिपेंड कर रहा है। तो बी हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया है, रोटेशनल कांस्टेंट, और वी हमारा वाइब्रेशन क्वांटम नंबर वाइब्रेशन से आया है। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, तो हम कह सकते हैं दोनों के बीच में एक इफेक्टिव कपलिंग है। आप इंटरेक्शन कह लीजिए, कपलिंग कह लीजिए, एक ही बात है। तो दोनों फिनोमिनन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, जो कि बोर्न अपन अप्रोक्सीमेशन में हमने ये एज्यूम किया था। इसलिए यहां पर क्योंकि दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, इसलिए बोर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन यहां पर ब्रेक डाउन होता है। तो अब उससे क्या हुआ, दोनों के बीच में जो कपलिंग हुई, तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस क्रॉस टर्म इन द एनर्जी एक्सप्रेशन। तो जो हमने वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारी ये टर्म निकल के आई थी, अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है बेटा, तब आप देखिएगा, ये फॉर्मूला वहां पर निकल के आया था। वहां पर हम क्या कर रहे थे, बस इस बी जहां लिखा हुआ है ना, मैंने बी वी लिखा हुआ है, यानी रोटेशनल कांस्टेंट लिखा हुआ है और वी सफिक्स में लिखा हुआ है। इसका मतलब बी जो है वी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और वहां क्या हो रहा था, जब खाली वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी समझाई थी, वहां पर ये बात आई थी कि वाइब्रेशन और रोटेशन दोनों अलग अलग फिनोमिनन है, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। इसलिए वहां पर फॉर्मूला खाली बी लिखा हुआ था, ठीक है। बी जे और J+1 आया था, ठीक। और यहाँ पर बी वी जे J+1 आया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पर बीवी क्या बता रहा है, बीवी इंप्लाइज दैट द रोटेशन कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्वांटम नंबर। इज अ फंक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्वांटम नंबर का मतलब ये हुआ कि बी यानी रोटेशनल कांस्टेंट हमारा वाइब्रेशन क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एंड इज गिवन बाय, और इसकी वैल्यू हम कैसे दे सकते हैं, बीवी इज इक्वल टू बीई माइनस अल्फा वी प्लस हाफ। और बीई यहाँ पर क्या है, कॉरस्पॉन्ड टू द रोटेशनल टर्म्स एट इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ। तो जब इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ होगी, यानी जो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ होती है उसकी, तब जो बी आएगा तो वो हम बीई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अल्फा क्या है, अल्फा इज अ पॉजिटिव एंड स्मॉल कांस्टेंट, ये पॉजिटिव है और ये एक स्मॉल कांस्टेंट है, ठीक है। और डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के नेचर पर। तो हेयर वी रेस्ट्रिक्ट अवर डिस्कशन टू द फंडामेंटल वाइब्रेशन चेंज। अब हम यहाँ पर जो है अपना
जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं हम उसमें सिर्फ फंडामेंटल वाइब्रेशनल चेंज देखेंगे। और फंडामेंटल वाइब्रेशन चेंज क्या होता है? फंडामेंटल जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं वो v इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होते हैं और v इज इक्वल टू 1 तक। मतलब हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन लेवल्स है ना, तो हम ये देख रहे हैं जो चेंज हो रहा है v इज इक्वल टू 0 है, ये v इज इक्वल टू 1 है, v इज इक्वल टू 2। तो जो ट्रांजिशन हम बात कर रहे हैं, अगर हम v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 1 की तरफ जा रहे हैं, तो सर हम सिर्फ फंडामेंटल ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो द चेंज v इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू 1 एंड वी में टेक द रिस्पेक्टिव b वैल्यूज एज b0। यहाँ पर b0 हमने क्यों लिया है? जब हम v इज इक्वल टू 0 लेंगे तो रोटेशनल कांस्टेंट जो होगा वो हम b0 लेंगे, ठीक है। और b जब हम v इज इक्वल टू 1 लेंगे तो हम b1 ले लेंगे, ठीक है, विद b0 इज ग्रेटर देन b1। और ये भी हमने ना जब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस की थी तो हमने देखा था नॉन रिजिड रोटर के केस में जो ये बी की वैल्यू होती है, तो जो लोअर लेवल होते हैं वहां पर बी की वैल्यू ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं तो बी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है जो ग्राउंड स्टेट का बी होगा वो ग्रेटर होगा और बी वन जो होगा वो कम होगा। सिंस आर ए बी इंक्रीजेस विद द वाइब्रेशनल एनर्जी, हालांकि जो हमारी क्योंकि हमारी जो एवरेज एनर्जी है वो एवरेज एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ साथ इंक्रीज कर रही है। आर ए बी क्या था हमारा? बॉन्ड लेंथ थी, एवरेज बॉन्ड लेंथ, ठीक है। एवरेज बॉन्ड लेंथ हमारी इंक्रीज कर रही है वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ साथ एंड बी इज स्मॉलर इन द अपर वाइब्रेशनल स्टेट देन इन द लोअर। तो ये b0 क्यों हमने कर रखा है? अभी मैंने यहाँ तो मतलब वैसे तो मैंने आपको वहां पर समझा ही रखा है। तो मैं जो आपको बता रही थी कि लोअर लेवल में b की वैल्यू कम होगी। तो लोअर लेवल जैसे लोअर लेवल यहाँ से हमने शुरू कर लिया, ये b इज इक्वल टू 3 है। तो लोअर लेवल से मतलब होता है ये नीचे वाले जो लेवल्स हैं। तो नीचे वाले लेवल्स में हमारे b की वैल्यू ग्रेटर होगी और ऊपर वाले वैल्यू में b की वैल्यू जो है हमारी वो कम होती चली जाएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं ये वाला फिनोमेनन, ठीक है। और हम ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं आर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। और आर की वैल्यू क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि हमारा वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है और वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ेगी और वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ेगी तो मतलब आर बढ़ रहा है, ठीक है। और आर अगर बढ़ रहा है तो नीचे से ऊपर जाने पर अगर आर इंक्रीज करेगा तो नीचे से ऊपर जाने पर ये बी जो है वो डिक्रीज करेगा। इसीलिए हमने b0 इज ग्रेटर देन b1 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम क्या निकालेंगे? दोनों एनर्जी जो v इज इक्वल टू 1 है और v इज इक्वल टू 0, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। एनर्जी की वैल्यू हमारी ये आई रखी है ये वाले फॉर्मूला से, ये जो सबसे ऊपर, ये सारा तो मैंने हिच पिच कर दिया है, ठीक। तो एनर्जी की वैल्यू हमारी ये वाली आई रखी है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमने v इज इक्वल टू 0 लिया था और v इज इक्वल टू 1, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे। और एनर्जी डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? फाइनल स्टेट हमारा नीचे से मॉलिक्यूल था और वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो हमने क्या करा, फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट को माइनस करना है और फाइनल स्टेट में हमारा v इज इक्वल टू 1 है और b हमारा 1 है, ठीक है। और इनिशियल स्टेट में हमारा v इज इक्वल टू 0 है और b भी हमारा 0 है। और साथ ही साथ हमने क्या ले रखा, क्योंकि हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं तो रोटेशनल कांस्टेंट तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ ही साथ हम रोटेशनल क्वांटम नंबर भी लिखेंगे, क्योंकि ये जो j आ रखा है ये j होता है हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर। और इसमें क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू के लिए हम j डबल डैश लिखते हैं और ऊपर जो लिखते हैं j डैश लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जब v इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो j डैश दिखाएंगे और जब v इज इक्वल टू 0 के लिए लिखेंगे तो हम j डबल डैश दिखाएंगे। बस यही आपको यहाँ करना है। फॉर्मूला डेल्टा का यहाँ लिख ही रखा है, मतलब दोनों, डेल्टा मतलब दोनों के बीच का चेंज। तो हमने क्या लिखा है, एप्सिलॉन जे डैश बी इज इक्वल टू 1। यानी कि हमें ये जो इक्वेशन नंबर, आप इस इक्वेशन को कुछ भी नंबर, ये जो ए वैल्यू लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ये जो हमारी ए वाली इक्वेशन है, पहले आप इसमें क्या करेंगे, हमारी अगर मैं ये इक्वेशन देखूं तो बी वी लिखा हुआ है, यानी हमें v की जगह हमें क्या लिखना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर b इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पर b1 कर देंगे, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला में j डैश लिखा हुआ है, क्योंकि हमें तो सबसे पहले फाइनल स्टेट के लिए लिखना है और फाइनल स्टेट में j डैश होता है, तो ये j डैश लिखेंगे, ये भी j डैश लिखेंगे। फिर यहाँ पर v की वैल्यू फिर से आ गई तो यहाँ पर हम फिर 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी v की वैल्यू 1 आ गई, तो सबसे पहले तो हमने इसकी वैल्यू लिख ली,
ठीक है, अभी ये आगे लिखी हुई है, मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे लिखना है। फिर हम माइनस लगाएंगे, फिर हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे इसी ए वाले फॉर्मूला में। अब हम इसके लिए लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, बी के साथ हमें वी लिखना है। अब वी की वैल्यू यहाँ जीरो है, तो अब हम बी जीरो लिखेंगे। ठीक है, फिर जे का क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जे डबल डैश है। नीचे वाले लेवल के लिए जे डबल डैश लिखा जाता है। फिर जे डबल डैश प्लस वन। ठीक, फिर यहाँ बी आ गया, बी की जगह हमें जीरो लिखना है यहाँ पर, और जीरो लिखना है। बस ये काम करना है, और इसको फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे पास जो दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन हो रहा है तब उसके लिए हमारा फॉर्मूला निकल के आए। ठीक, जैसे हमने लास्ट वीडियो में जब दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं था, रोटेशन और वाइब्रेशन में कोई इंटरेक्शन नहीं था, तब हमने फॉर्मूला निकाला था और पी क्यू आर ब्रांचेस देखी थी। वही सब हम इसमें भी करेंगे कि जब दोनों के बीच में इंटरेक्शन है तब हम वो पी क्यू आर ब्रांचेस में क्या चेंज हो रहा है, वही सब हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक, तो फिलहाल मैं ये फॉर्मूले की बात कर रही थी। ये वाला फॉर्मूला आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पूरे, ये चीज लिखी हुई है यहाँ पर। तो हमने क्या करा, पहली बार हमने इसकी वैल्यू लिखी। तो ये वैल्यू क्या लिखी हुई है इस वाले फॉर्मूला में, v की जगह बस हमने वन लिखना है और j की जगह j डैश लिखना है। ठीक है, बस ये सब कुछ हमने ये इसके लिए लिखा हुआ है। तो ये तो वैल्यू इसकी आई। फिर हम लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए ये वैल्यू ये वाली आई। ठीक, तो ये जो पिंक कलर से लिखी है ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से टर्म आई है, और जो ये ऑरेंज कलर में लिखी है ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से टर्म आई है। ठीक है, तो ये सारी टर्म हमने पूरी की पूरी लिख दी। ठीक, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये तो एज इट इज ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा। ये वन प्लस वन अपॉन टू लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा, थ्री बाय टू हो जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर थ्री बाय टू कर दिया। उसके बाद फिर क्या है, ये थ्री बाय टू का बेटा यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर ठीक से बन नहीं पाया तो मैंने इसको इस तरह से लिखा है। ये थ्री बाय टू का ना आप इसको स्क्वायर समझिएगा, ये जो टू लिखा हुआ है ना इसका मतलब इसका थ्री बाय टू का स्क्वायर है। ठीक, फिर ये तो एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा, ये तो हाफ ही है, और फिर ये हाफ का ही स्क्वायर, तो ये भी हाफ का स्क्वायर करा। बस इसको आगे फिर से सॉल्व करेंगे, ये तो एज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। थ्री बाय टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन बाय फोर, वो हमने यहाँ कर दिया। फिर सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस यहाँ पर वन बाय टू का स्क्वायर हमारा वन बाय फोर हो गया। ठीक है, फिर ये सेम रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अब हमने क्या करा, ये जो ब्रैकेट था हमारा, ये वाला ब्रैकेट, बस इस ब्रैकेट को हमने खोल के लिख दिया। देखो ये वाली वैल्यू पिंक वाली माइनस में रहेगी, तो हमने माइनस में लिखी। यहाँ पर ये प्लस लिखा हुआ है, तो ये माइनस, जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया। ठीक, फिर ये एज इट इज लिखा, और ये जो माइनस था बाहर भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हमने इसकी जगह यहाँ पर प्लस लिख दिया, तो बस ये लिख दिया। ठीक, अब हमने क्या करा, जो पिंक पिंक वाली वैल्यूज है वो एक साथ लिख ली, क्योंकि वो बी बीजे वाली वैल्यूज है। तो ये तो एज इट इज यहाँ आ गया। यहाँ पर इस पिंक वाली वैल्यू के आगे माइनस साइन है, तो बस हमने ये माइनस लगा दिया, तो ये वाली वैल्यू एक साथ लिखी। फिर ओमेगा बार ई वाली वैल्यूज एक साथ लिखी, तो थ्री बाय टू ओमेगा बार ई प्लस का है, और यहाँ पर वन बाय टू ओमेगा बार ई माइनस का है, तो हमने ये दोनों को एक साथ लिख दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ओमेगा बार ई एक्सी वाली वैल्यूज एक साथ लिखी, तो ये देख रहे हैं आप, प्लस वाला वन बाय फोर ओमेगा बार ई एक्सी हमने ऐसे लिखा, और ये माइनस नाइन बाय फोर ओमेगा बार एक्सी हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, बस ये तो पिंक वाला तो बिल्कुल सेम रहेगा, बस इसको सॉल्व करेंगे। तो थ्री बाय टू ओमेगा बार ई में से अगर हम वन बाय टू ओमेगा बार ई माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ओमेगा बार ई। कैसे, देखो थ्री बाय टू में से अगर हम वन बाय टू माइनस करते हैं तो टू बाय टू ही तो आएगा, तो टू बाय टू से कैंसिल हो गया और बाहर बचेगा हमारा खाली ओमेगा बार ई। और फिर हम क्या कर रहे हैं, वन बाय फोर में से नाइन बाय फोर को माइनस कर रहे हैं, तो वन बाय फोर और ये है नाइन बाय फोर, क्या आंसर आएगा, माइनस एट बाय फोर, और ये क्या हो जाएगा, टू, तो माइनस टू ओमेगा बारी एक्सी। और इसको हम, ये जो ऑरेंज कलर से मैंने यहाँ इतना लिखा हुआ है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ओमेगा बार ई को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, वन माइनस टू एक्स ही बचेगा, तो वही चीज हमने यहाँ लिखी है। ठीक, अब इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर वन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, बस मैंने क्या करा है, ये जो पिंक वाली टर्म थी ये मैंने बाद में लिख दी, ये यहाँ लिख दी है, और ये ओमेगा बार ही वन माइनस टू एक्स ही ओमेगा बार जीरो भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार हमने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है तो हमने इसको मान लिया था, तो इसलिए हम इसको ओमेगा बार जीरो लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर वन आई है, बस यही हमारी आई है, वाइब्रेशन रोटेशन में जब इंटरेक्शन होगा तो हमारी क्या इक्वेशन बन के आएगी, बस वही हमें यहाँ से निकालनी थी। और बस इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी पीक्यूआर ब्रांचेस जो हमने पिछली बार डिस्कस की थी उनमें कोई चेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं
तो बिल्कुल बेटा जैसे पिछली बार हमने सॉल्व किया था ना, बिल्कुल वही वैसे ही तरीका है इसमें सॉल्व करने का, वही हमने कर रखा है। तो अब हम कर रहे हैं डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस वन। देखो डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस वन का क्या मतलब हुआ, ये लोअर लेवल था और लोअर लेवल में मैंने आपको बताया था जे डबल डैश लिखते हैं और हायर लेवल में हम जे डैश लिखते हैं। और डेल्टा जे जब हम निकालेंगे तो हायर लेवल में से लोअर लेवल को माइनस करेंगे, और हम कह रहे हैं डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस वन आ रहा है। तो डेल्टा जे इज इक्वल टू अगर प्लस वन है तो यही तो वैल्यू इसी तरह से तो आएगा। तो हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ ये कि जे डैश माइनस जे डबल डैश इज इक्वल टू प्लस वन हो गया इसका मतलब। तो अगर हम यहाँ से जे डैश की वैल्यू निकालेंगे तो भाई ये माइनस जे डबल डैश जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जे डैश इज इक्वल टू, हमें जे डबल डैश प्लस वन लिखना है। तो जो इक्वेशन नंबर वन है ना हमारी, अब हम इसमें यही करेंगे कि जे डैश इज इक्वल टू, यहां जहां भी जे डैश आया है उसकी जगह हमें सिर्फ जे डबल डैश प्लस वन लिखना है। तो वही हम आगे देख लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के ही आई थी, ये जो मैंने आपके अभी इक्वेशन नंबर वन जो थी वो लिख दी है। और हमें क्या करना है, बस जे डैश की जगह जे डबल डैश लिख देना है। तो देखो लास्ट इक्वेशन में हमारा क्या था, बी वन जे डैश जे डैश प्लस वन आया है। तो अब हम इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ओमेगा बार जीरो तो वैसा ही रहेगा, तो बी वन आ जाएगा। फिर जे डैश की जगह मुझे जे डबल डैश प्लस वन लिखना है, तो वो मैंने लिख दिया। और अंदर भी मुझे जे डबल डैश, क्योंकि जे डैश की जगह लिख रहे हैं प्लस वन और एक वन तो ऑलरेडी वहां पर है, तो ये जो चीज है, यही चीज तो मैंने यहाँ भी लिखी हुई है, ये स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है यहाँ लिख दिया। और माइनस ये तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, ठीक। अब बस इसको हमने क्या करना है, इस वाले में से हमने जे डबल डैश वन को कॉमन ले लिया, जे डबल डैश प्लस वन को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा बी वन, तो हमने बी वन एज इट इज लिख दिया। और फिर क्या बचेगा, जे डबल डैश प्लस टू, क्योंकि ये प्लस वन प्लस टू हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा। और ये जे डबल डैश प्लस वन तो हम कॉमन ले चुके हैं, और क्या बचेगा बी जीरो जे डबल डैश, ठीक। फिर हमने क्या करा है, बस इस वाली इक्वेशन को, ये तो एज इट इज ही रहा बाहर, अंदर हमने क्या करा है, इस बी वन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया जे डबल डैश प्लस टू से, तो बी वन जे डबल डैश जाएगा। फिर क्या जाएगा, बी वन जो है इस टू से मल्टीप्लाई होगा, तो हम टू बी वन ना लिखकर हम इसको लिख रहे हैं बी वन प्लस बी वन, बात तो एक ही है, तो हमने ये बी वन प्लस बी वन लिखा। फिर क्या हुआ, माइनस बी जीरो जे डबल डैश बचा, बी जीरो जे डबल डैश हमने लिखा, और फिर हमने ये लिख दिया साथ में। देखो माइनस बी जीरो प्लस बी जीरो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन तो बिल्कुल ऊपर वाली तरह ही आ जाएगी। तो बस ये हमने थोड़ा सा अपनी सहूलियत के लिए लिखा है, क्योंकि आगे हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम माइनस बी नॉट प्लस बी नॉट यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर क्या होगा, फिर हमने ये तो एज इट इज ही रहा हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार मैं इरेज कर देती हूँ बेटा, देखो तो हम यहां तक पहुंच गए थे, यहां तक, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जे डबल डैश को हमने कॉमन ले लिया, तो जे डबल डैश कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये बी वन बचेगा, तो ये बी वन हमने यहां लिखा, ठीक है। और बी वन लिखा, और देखो जे डबल डैश हम कॉमन कब ले सकते हैं, हमारे पास बी जीरो जे डबल डैश है और बी वन जे डबल डैश है, इसमें से हमने जे डबल डैश को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा बी वन, और क्योंकि ये माइनस का बी जीरो डबल डैश है तो बी जीरो यहाँ पर अंदर बचेगा, तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हमारे पास दो बी वन प्लस वाले हैं, और बी जीरो हमारे पास एक माइनस है और एक प्लस है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक को तो हम बी वन माइनस बी जीरो कर देंगे, दूसरे को हम बी वन प्लस बी जीरो कर देंगे, बात तो एक ही है, ठीक है ना। ये ऊपर वाला सपोज एक बी वन हमने यहां लिख दिया, और ये जो माइनस बी जीरो है वो लिख दिया, फिर एक और बी वन बचा और ये प्लस बी जीरो बचा, बस हमने इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अब हमने ये यहाँ पर लिख चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, फिर ये तो हमारा एज इट इज रहा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर क्या कर रखा है कि हमने बी वन माइनस बी जीरो, ये हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, तो बी वन माइनस बी जीरो जब हमारा कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, जे डबल डैश बचेगा, फिर प्लस का साइन आएगा, और ये बी वन माइनस बी जीरो तो क्योंकि कॉमन ले रखा है तो अंदर क्या आएगा, जे डबल डैश प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। और ये बी वन प्लस बी जीरो तो हमारा एज इट इज हमने यहाँ लिख ही दिया है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो जे डबल डैश प्लस वन है इसको हम इस ब्लू ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हैं, तो जब जे डबल डैश प्लस वन अंदर जाएगा तो देखो क्या होगा, बी वन माइनस बी जीरो के साथ हमारी जे डैश जे डबल डैश प्लस वन भी लिखा हुआ है, तो ये पूरी टर्म के साथ जब हम जे डबल डैश प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा,
कि b1 माइनस b0 तो एज इट इज रहेगा और j डबल डैश प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहर भी j डबल डैश प्लस वन है और अंदर भी है, तो दोनों का स्क्वायर हो गया। और फिर हमारी क्या टर्म बचेगी, हमारी b1 प्लस b0 बचेगी। इसको भी हमें j डबल डैश प्लस वन से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी ये टर्म आएगी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, जहां पे हमने j डबल डैश को 0 1 2 कुछ भी माना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हम डेल्टा जे माइनस वन कर देंगे, और डेल्टा जे माइनस वन का क्या मतलब हो जाएगा, उसका मतलब होगा जे डैश माइनस जे डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वन। और अब हम क्या कर रहे हैं, जे डबल डैश की जगह हम जे डैश प्लस वन लिख रहे हैं। ठीक, तो बस वही सब हमने, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, हमने उसमें सिर्फ इतना करना है। ये तो सब कुछ शुरू का तो हमारा बिल्कुल सेम रहा। ठीक है, तो जब हम इसको प्लस में लिख रहे हैं तो हमारी आर ब्रांचेस आ रही है, तो ये आर ब्रांच के लिए लिखा हुआ है। और जब हम माइनस करेंगे, डेल्टा जे जब हमारा माइनस वन होता है तो हमारी प्री ब्रांच आती है। ये सब तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे हम उसको पी और आर बोल रहे हैं। ये बीच में हमारा बैंक सेंटर होता है, इधर हमारी पी ब्रांच होती है, इधर हमारी आर ब्रांच होती है। यहाँ पर डेल्टा जे माइनस वन होता है, इधर हमारा डेल्टा जे जो होता है वो प्लस वन होता है। ठीक, तो बस हमने क्या करना है, अब की बार अपने इक्वेशन नंबर 1 में बस जे डबल डैश की जगह हमें जे डैश प्लस वन लिखना है। अब देखो बेटा, कहीं पर अगर मैं जे डैश को जे डबल डैश बोल दूं और जे डबल डैश को जे डैश बोल दूं, तो थोड़ा सा आप समझ जाइएगा, क्योंकि बोलने में ना कई बार हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो हमने तो ये लिखा, ये तो एज इट इज रहा शुरू की, हमें बाद में तो चेंज करना था। बाद में हमें जे डबल डैश की जगह जे डैश प्लस वन लिखना है, तो ये तो हमारा जे डैश प्लस वन हमने लिख दिया। और यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूले में क्या आ रहा था, देखो चाहे तो आप फॉर्मूला देख लो, यहाँ पर बी जीरो जे डबल डैश है, तो जे डबल डैश की जगह तो हमने जे डैश प्लस वन लिखा, और इस जे डबल डैश की जगह भी हमें जे डैश प्लस वन लिखना है, और एक वन तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसलिए ये दो वन हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये दो वन यहाँ पर आ रखे हैं। ठीक है, बस इसी को हमने क्या करना है, अब इसमें इस वाली इक्वेशन में जो ये हमने फर्स्ट नंबर पे लिख दिया, इसी में से जे डैश प्लस वन को हमने कॉमन ले लिया। ठीक, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये बी वन जे डैश, तो हमने यहाँ पर लिख दिया उसको। ठीक है, और माइनस साइन लगा देंगे, फिर बी जीरो बचा, बी जीरो ये लिख दिया, और जे डैश प्लस वन तो कॉमन ले ही रखा है, ये जो चीज है ये क्या बचेगी, जे डैश प्लस टू बचेगी, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे हम ये कर रहे हैं कि हमने ये सब कुछ तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक, सिर्फ बी जीरो को जे डैश से जे डैश प्लस टू से मल्टीप्लाई, जैसे हमने ऊपर किया था मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बी जीरो जे डैश हो जाएगा। फिर बी जीरो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टू बी जीरो जाएगा, और ये माइनस का आएगा क्योंकि बी जीरो के आगे माइनस है, तो माइनस टू बी जीरो को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि माइनस बी जीरो और माइनस बी जीरो, तब भी तो हमारा वही बात हो गई। तो इसलिए हमने इसको माइनस बी जीरो कर दिया। ठीक है, और फिर से हमने एक माइनस बी वन प्लस बी वन अपनी तरफ से लगा लिया, क्योंकि दोनों को अगर हम काट देंगे तो इक्वल ऊपर वाले जैसा ही आ जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ आए नीचे, नीचे में हम सब कुछ सेम है, बस हमने क्या करा, जे डैश को कॉमन ले लिया। तो जे डैश कॉमन ले लेंगे तो ये बी वन तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस बी जीरो एज इट इज आ जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा आया प्लस का साइन, बी वन माइनस बी जीरो, देखो यहाँ पर एक बी वन जो है हमारा प्लस का है, वही प्लस हमने यहाँ कर लिया, और एक माइनस बी जीरो हमने सपोज यहाँ से उठा लिया, तो ये बी वन माइनस बी जीरो तो ये हो गया। फिर क्या बचेगा हमारे पास, अब क्या बचा है, माइनस बी जीरो और माइनस बी वन बचा है। ठीक है, ये दोनों चीजें तो बची है हमारे पास, ये बचा है हमारे पास। इसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस साइन हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, बी वन प्लस बी जीरो, क्योंकि जब हम इसको खोल के लिखेंगे तो बी वन भी माइनस का हो जाएगा और बी जीरो भी माइनस का हो जाएगा, तो वही ऊपर हमने लिख रखा है। ठीक, आगे क्या कर लिया है हमने, आगे हमने फिर से बी वन माइनस बी जीरो को कॉमन ले लिया, तो ये जे डैश बचेगा अंदर, और प्लस ये वाला वन बचे, इसकी जगह बी वन माइनस बी जीरो तो हमारा बाहर चला गया, तो इसलिए हमने जे डैश, इसलिए हमने प्लस वन लिख दिया इसको। ठीक है, और आगे माइनस बी वन प्लस बी जीरो हमारा एज इट इज यहाँ आ गया। ठीक, फिर से क्या करेंगे, ये जे डैश प्लस वन को इस ब्लू ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो जो ये पहली वाली टर्म है, इस पहली वाली टर्म से जब हम जे डैश प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी वन माइनस बी जीरो और जे डैश प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसी जे डैश प्लस वन को जब हम दूसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन, क्योंकि ये माइनस साइन है ना इसके पहले, तो माइनस साइन के साथ बी वन प्लस बी जीरो जे डैश प्लस वन आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, जहां पर हमने जे डैश को 0 1 2 माना है। ठीक, अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहें, देखो दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, कोई एक बार मैं
इसको इरेज कर देती हूँ। दोनों इक्वेशन में क्या चीज डिफरेंस है? इक्वेशन बिल्कुल सेम है, डिफरेंस है सिर्फ यहाँ पर, यहाँ प्लस है और वो आर के लिए आता भी है। पिछली बार भी आर ब्रांच के लिए हमने प्लस लगाया था और पी ब्रांच के लिए हमने माइनस, सिर्फ यहाँ डिफरेंस है प्लस और माइनस का, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो बस हमने इसको कंबाइन करके लिखा, तो हेयर न्यू आर और न्यू पी जो रिप्रेजेंट द वेव नंबर ऑफ द पी एंड आर ब्रांच लाइन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दीज टू इक्वेशंस कैन बी कंबाइंड इनटू द एक्सप्रेशन। दोनों को हमने कंबाइन करके लिखा तो हमने ये इक्वेशन बना दी। ठीक है, क्या करा है इसमें चेंज? बस जो भी हमने वो जे डैश प्लस वन या जे डबल डैश जो यहाँ पर लिखे थे ना, देखो यहाँ पर जे डबल डैश प्लस वन और जे डबल डैश प्लस वन का स्क्वायर, यहां पर हमने उसको m मान लिया, मतलब m इज इक्वल टू हो गया जे डबल डैश प्लस वन। ठीक है, और इस इक्वेशन में हमने m माना है जे डैश प्लस वन को। ठीक, तो बस हमने दोनों को कंबाइन करके जब लिखा तो हमारी इक्वेशन ये आ गई, और यहां पर हम m को प्लस वन माइनस वन दोनों मान सकते हैं, और प्लस वन अगर हम मान रहे हैं तो इसका मतलब हम r ब्रांच के लिए लिख रहे हैं, और माइनस वन अगर हम मान रहे हैं तो हम p ब्रांच के लिए लिख रहे हैं। और ऐसे ही हम प्लस टू लिख रहे हैं तो आर ब्रांच के लिए लिख रहे हैं, माइनस टू लिख रहे हैं तो पी ब्रांच के लिए लिख रहे हैं, बस इस तरह से आप समझ लीजिएगा। तो वेयर पॉजिटिव एम वैल्यूज रिफर टू द आर ब्रांच एंड नेगेटिव टू पी, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो वी सी दैट इग्नोरिंग वाइब्रेशन रोटेशन इंटरेक्शन इन्वॉल्व सेटिंग P1 is equal to B0 when equation 4 immediately simplifies to। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 जो हमारी निकल के आई, अगर हम ये मान लें कि फिर से ये मान लें कि वाइब्रेशन और रोटेशन इंटरेक्शन हो ही नहीं रही है, तो जब ये हो ही नहीं रही होगी तो क्या होगा? B1 इज इक्वल टू B0 हो जाएगा, क्योंकि हम 1 और 0 हमारा कब आ रहा था? जब हम दोनों के बीच में इंटरेक्शन देख रहे थे। ठीक है, और अगर हम कोई इंटरेक्शन देख ही नहीं रहे हैं तो B1 इज इक्वल टू B0 इज इक्वल टू B हो जाएगा। ठीक है ना, देखो यहां पर B1 माइनस B0 अगर हो गया, अगर दोनों वैल्यू सेम हो गई हमारी तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि B1 भी सपोज अगर मैं 1 लिख दूं और B0 भी मैं 1 लिख दूं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो बिल्कुल ही हट जाएगी यहाँ से, इसकी तो जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, और यहां पर मैं कह रही हूँ B1 इज इक्वल टू B0 है, उसको हम बी भी बोल सकते हैं खाली, तो ये दो बी हो जाएंगे ना हमारे पास, एक बी ये हो जाएगा प्लस दूसरा बी ये हो जाएगा, तो टू बी हो जाएगा। तो ये हमारा जो फॉर्मूला था ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जब दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है तो हमारा यही फॉर्मूला आता है, और जब दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो हमारी इक्वेशन नंबर 4 आती है। तो बस यही चीज इसमें बताई गई है, सिंस B1 लेस देन B0। अच्छा, अब एक चीज और देखो, हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने अभी अभी ये बोला था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हायर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में जाएंगे, तो हमारा रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, तो B1 less than B0, the last term of equation 4 is always negative irrespective of the sign of m। देखो ये जो लास्ट टर्म है, इस टर्म की बात कर रहे हैं, अगर हमारा B1 B0 से कम हुआ, यानी B0 तो ज्यादा है, तो मैं सपोज B0 को सपोज यहाँ 2 लिख लूं, और B1 कम है तो मैं यहाँ 1 लिख लूं, तो 1 माइनस 2 आंसर क्या आ जाएगा हमारा? माइनस में ही तो आएगा। और m की वैल्यू अगर मैं माइनस में भी लिखूं, सपोज मैंने माइनस 2 लिख ली, तो जब भी मैं माइनस का स्क्वायर करूंगी तो वो तो प्लस में ही आएगा। ठीक है, वो तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन ये माइनस तो हमेशा ही माइनस रहेगा, इसको तो चेंज होना ही नहीं है। तो चाहे इसका साइन, m का साइन चाहे हम पॉजिटिव ले लें, m का साइन चाहे हम नेगेटिव ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लास्ट टर्म हमेशा ही नेगेटिव रहेगी। यही चीज इसमें बताई गई है कि ये हमेशा नेगेटिव रहेगी, और इसका क्या इफेक्ट होगा स्पेक्ट्रम पर, and the effect on the spectrum of a diatomic molecule is to crowd the rotational lines more closely together with increasing m on the r branch side, while the p branch lines become more widely spaced as negative m increases। इसका ये इफेक्ट होगा कि जो r ब्रांचेस वाली लाइन होंगी वो हमारी पास पास आएंगी, जैसे कि यहाँ दिखा रखी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम होता चला जाएगा, यानी R0 से R1 का डिफरेंस, R1 से R2 का डिफरेंस, नीचे फिर हम R3 भी दिखा दें, R4 दिखा दें, ये सब डिफरेंस जो है ये सब लाइंस ना एक दूसरे के पास पास आती चली जाएंगी। जैसा कि हमारा लास्ट वीडियो में जब मैंने डिस्कस किया था कि दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तब हमने इक्वली स्पेस्ड दिखाई थी। ठीक है, लेकिन अब ये इक्वली स्पेस नहीं रहेंगी, आर ब्रांच जो है वो एक दूसरे के पास पास आती चली जाएगी, जबकि पी ब्रांच में क्या होगा, पी ब्रांच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा।
P1 से P2 के बीच का डिफरेंस या P2 से P3 के बीच का डिफरेंस वो जो है बढ़ता चला जाएगा। और वो क्यों बढ़ेगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव m जो है वो इंक्रीज कर रहा है। वो जब हमारे पास इक्वल वैल्यूज आ जाएंगी ना, मैं आपको अभी समझाऊंगी इस चीज को। तो नॉर्मली B1 एंड B0 डिफर ओनली स्लाइटली एंड द इफेक्ट इज मार्क्ड ओनली फॉर हाई m वैल्यूज। नॉर्मली क्या होता है कि B1 और B0 में बहुत बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, और ये इफेक्ट हमें काफी हाई m वैल्यूज पर जाकर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में हमें देखने को नहीं मिल पाएगा, लेकिन आगे जाके तो हो सकता है शुरुआत में जब आपको मिले ना स्पेक्ट्रम, तो भाई ये इक्वली स्पेस्ड हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये स्पेस जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और यहाँ पर हो सकता है ये इक्वेस स्पेस जो है इक्वल रहे, लेकिन आगे जाके ये थोड़ा सा वाइड होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन शोन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के स्पेक्ट्रम को ना यहाँ पर थोड़ा मतलब ऐसे पिक्टोरियल डायग्राम जो है इसका यहाँ पर बनाया हुआ है, कि यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि जो आर ब्रांचेज हैं वो तो एक दूसरे के पास आ रही है, जबकि जो पी ब्रांच है वो एक दूसरे से दूर जा रही है। और जो इसका एक्चुअल स्पेक्ट्रम होता है, ये भी मैंने बैनवल से उठाया है, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखो बेटा, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो है हमारी आर ब्रांच है और ये हमारी पी ब्रांच है। तो आप यहाँ देखोगे जो डिफरेंस है लाइंस के बीच का वो बहुत कम है, यहाँ पर जो है बिल्कुल पास पास है, ये डिफरेंस है। और जबकि पी ब्रांच अगर आप देखोगे तो डिफरेंस आर ब्रांच के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाता है, वो तो पिक्टोरियल में मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन ये जो है लाइनों के बीच का डिफरेंस है। तो ये अगर आपको बेनवेल की बुक मिल जाए तो देख भी सकते हैं। अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बहुत कम डिफरेंस होता है आर ब्रांचेस में, और पी ब्रांचेस में थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको समझाया हुआ भी है। ये जो जितने भी मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिखी हैं, तो बेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने तो अपना टॉपिक यहीं पर खत्म कर देना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए जो ये जो स्लाइड ली है ना, ये स्लाइड आपको लिखने की कहीं जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए हो। हाँ, इतना कर सकते हैं आप, ये डायग्राम बना सकते हैं, पर ये इतनी सारी वैल्यूज याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और अगर याद हो जाए तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। तो in table some of the data for carbon monoxide are tabulated together with the position of the line. These position of line can also be calculated from the equation. तो ये जो हमारी इक्वेशन थी, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी ना, बस ये मतलब 4 को यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है बकायदा इन्होंने। ठीक है, तो ओमेगा बार 0 ये दे रखा हुआ है इसके, B1 माइनस B0 यहाँ पर वैल्यू, सॉरी B1 प्लस B0 की वैल्यू दे रखी है, ये वाली 3.813, और B1 माइनस B0 की वैल्यू दे रखी है 0.175। तो बेटा इस वैल्यू में जब आप m की वैल्यू रखते चले जाएंगे, तो m की वैल्यू अगर आप +1 रखेंगे, ठीक है, तो आपको R0 मिल जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू अगर आप +2 रखेंगे तो फिर आपको R1 मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको ना m की वैल्यू प्लस में रखते चले जाएंगे तो आपको R ब्रांचेस की वैल्यू मिलती चली जाएगी। और m की वैल्यू अगर आप -1, -2, -3 करके रखते जाएंगे तो आपको p ब्रांचेस जो है मिलती चली जाएंगी। चाहे तो आप इसमें रख के भी देख लीजिएगा कि जैसे मैं एक बार रेड पेन ले लेती हूँ, कि अगर आपको जैसे सपोज P1 ब्रांच के लिए, पहले मैं R ब्रांच के लिए बता देती हूँ, वो थोड़ा पॉजिटिव है, पॉजिटिव पहले लेना चाहिए। ठीक, तो R0, तो R0 में आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पर सिर्फ जो m की वैल्यू है, अगर आप यहाँ पर +1 करके देखेंगे, ठीक है, तो +1 जब आप यहाँ करेंगे, ये +1 तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर +1 का स्क्वायर हो जाएगा तो भी ये सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास वैल्यू ये 2147.08 निकल के आएगी। ये आप चाहे करके भी देख लेना। एक तो ना इसमें बार खत्म हो जाते हैं, ये सब ना बार है इसके ऊपर, पता नहीं क्यों ये बार खत्म हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आएगी, और इसी में जब आप m की वैल्यू -1 रखेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। ठीक, ऐसे ही आप इसमें -2 रखेंगे तो ये आएगा, +2 रखेंगे तो ये आएगा। ये आप रख करके देखिएगा, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, सिर्फ आपको m की वैल्यू पुट करनी है। ठीक, अब हम ये मैं आपको बता रही थी कि दोनों लाइन के बीच की स्पेसिंग कैसे निकालते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो अगर हम ऊपर वाली वैल्यू P1 में से P2 को माइनस करेंगे तो आपके पास ये सेपरेशन आ जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच की डिफरेंस आएगा। P2 और P3 के बीच का डिफरेंस ये आ गया। फिर P3 और P4 के बीच का डिफरेंस, दोनों को सिर्फ माइनस करना है, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू। तो आप देख रहे हैं स्पेसिंग जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। दोनों के बीच का स्पेस पहले कितना था 3.88, फिर कितना है 3.92, फिर कितना हो गया 3.95, फिर 3.98। तो ऐसे जब m की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो हमें ये डिफरेंस काफी देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, शुरू शुरू में स्पेसिंग थोड़ी सी कम होगी, हालांकि फिर भी वाइड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है।
ठीक है। तो पी ब्रांचेस जो है वो डिफरेंस जो है दोनों के बीच में, मतलब पी ब्रांचेस के बीच में डिफरेंस हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम सेपरेशन देखें तो 3.78 से 3.73, फिर 3.72, 3.66, तो देख रहे हैं डिफरेंस धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर स्पेसिंग जो है पास पास आती जा रही है, यहाँ पर आर ब्रांचेस एक दूसरे के पास आ रही है, जबकि पी ब्रांच एक दूसरे से दूर जा रही है। तो यही इसका कॉन्सिक्वेंस भी है कि जब वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा में मतलब वाइब्रेशन रोटेशन में दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो जो उसका कॉन्सिक्वेंस निकल के आया वो ये निकल के आया कि आर ब्रांचेस पास पास आएंगी और पी ब्रांचेस एक दूसरे से दूर दूर जाएंगी। बस यही मेरे को आपको समझाना था, ब्रेक डाउन ऑफ बॉर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।